जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबके पास मेरी आवाज आ रही है बच्चे? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे, क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है? जल्दी जल्दी सब लाइव आइए बच्चे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइव आइए। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। प्रिया भारती, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आवाज आ रही है मेरी? आह, हिमागिरी, राखी, गुड मॉर्निंग। चलिए, क्लियर है सारी बातें? सारी बातें क्लियर हैं? चलिए, क्लियर है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किया था बच्चे? इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल कंडीशंस के बारे में पढ़ने का काम किया था, ठीक है। और इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन में हम लोगों ने यह समझने का काम किया था कि ये दोनों कहानी होती क्या है, अनरियल सिचुएशन को बताने का काम करती है, जो वास्तव में है नहीं, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। कल्पना करना, जिसको हम लोगों ने समझा था। जो इमेजिनेशन की कहानी थी वो अपने आप में अनरियल कहानी थी, लेकिन जो हमारी हाइपोथेटिकल कंडीशंस थी उसमें हम लोगों ने यह देखा था कि ये होती तो अनरियल है, लेकिन हम इसे कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। दोनों की दोनों कहानी कल्पनाओं पर निर्भर करती है, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। उसी का थोड़ा सा रिवीजन आपके सामने, कुछ चंद सवाल आपके सामने है, इसे बनाने का काम करिएगा, इसे बनाने का काम करिए बच्चे। चलिए, आपके सामने नन्हे मुन्ने 7 सवाल हैं। इन सातों सवालों को बेहतरीन ढंग से हल करने का काम करिएगा। गुड मॉर्निंग सुप्रिया। 2 मिनट आपके सामने 7 सवाल हैं, आप लोग इसे बनाने का काम करिए। आशा भारती, गुड मॉर्निंग बच्चे। बढ़िया। आह, बहुत सुंदर प्रिया भारती। मॉर्निंग आरती, गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर प्रिया, बहुत सुंदर राखी।
अंदर कहानी आप लोगों की चल रही है। चलिए बच्चे, हमें पता है कि हम लोगों ने इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें एक तरफ कंडीशन और एक तरफ रिजल्ट बताया जाता है, और जब रिजल्ट की बारी आती है तो हम लोग उस रिजल्ट में क्या चीज का काम करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करते हैं या तो वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ सी वॉज अलाइव सी वुड हेल्प मी। ठीक है, यहाँ पर इमेजिनेशन की बात चल रही है। जब इमेजिनेशन की बात चल रही है बच्चे, तो यहाँ पर वॉज ना कहते हुए हम क्या चीज का यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। और इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट के बाद वुड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है इफ ही हैज हिज कार ही वुड सेल इट टू मी। ठीक है, अगर उसके पास उसकी कार होती, अगर उसके पास उसकी कार होती तो वह उसे मुझे बेच देता। अभी है नहीं, वो इमेजिन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमें वर्ब के दूसरे फॉर्म की जरूरत है। इफ ही हैड हिज कार, हमें क्या कहना पड़ेगा, इफ ही हैड हिज कार। ठीक है, चलते हैं आगे और तीसरे सवाल पर लिखा हुआ है ही वॉक्स एज इफ। ठीक है, चलिए इस तरीके के सेंटेंस में हमें कभी कभी क्या दिखाई देता है, देखिए बच्चे, हमें कभी कभी किसी दो अलग अलग सेंटेंस में हमें दो अलग अलग सेंटेंसेस किस चीज से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। एक सेकंड बच्चे, हमें कभी कभी दो अलग अलग सेंटेंसेस किससे जुड़े जुड़े हुए नजर आते हैं बच्चे, हमें जुड़े हुए नजर आते हैं एज इफ से या तो एज दो से जुड़े हुए नजर आते हैं, एज इफ से या फिर एज दो से नजर आते हैं जुड़े हुए। ठीक है, एज इफ या एज दाउ से हमें जब जुड़े हुए नजर आते हैं तो इस तरीके के वर्ड का जब हम हिंदी मतलब निकालते हैं तो इसका हिंदी मतलब निकलता है जानो, मानो या जैसे कि। ठीक है, इसका तीन हिंदी मीनिंग निकल कर आता है, जानो, मानो या जैसे कि। ठीक है, हमें दो अलग अलग सेंटेंसेस किससे जुड़े हुए नजर आते हैं, एज इफ या एज डॉग के साथ। इसका हिंदी मतलब निकल कर आता है जानो, मानो या जैसे कि। जब हम इस जानो, मानो या जैसे कि की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इस सेंटेंस में इसके बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है वो हमें अनरियल सिचुएशन बताता है। कौन सा सिचुएशन बताता है बच्चे, वो हमें अनरियल सिचुएशन बताने वाला सेंटेंस हमें इसके बाद दिखाई देता है। और हमें पता है कि जब इसके बाद अनरियल सिचुएशन बताने वाला कोई भी सेंटेंस आएगा, जब कोई भी सेंटेंस आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखने का काम करेंगे और सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखने का काम करेंगे, या तो हम वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन हमें इस एज इफ या एज दो से पहले वाला जो सेंटेंस होता है, ये जो हमारा पहले वाला सेंटेंस होता है, वह हमें रियल एक्शन को बताने वाला सेंटेंस दिखाई देता है। वह किस तरीके का हमें सेंटेंस दिखाई देता है, जो रियल एक्शन को बता रहा होता है उस तरीके का सेंटेंस हमें नजर आता है। और जब रियल एक्शन की बात करते हैं तो रियल एक्शन को दिखाने के लिए हम किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं, हम किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं। फिर से समझिएगा बच्चे कि हमें कभी कभी दो अलग अलग सेंटेंसेस एज इफ या एज दो के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। किसके साथ जुड़े हुए नजर आते हैं, एज इफ या एज दो के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। तो इसका हिंदी का मीनिंग क्या निकल कर आता है, जानो, मानो या जैसे कि। ठीक है, और हमें इसके बाद अनरियल सिचुएशन नजर आता है। अनरियल सिचुएशन के लिए हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब और या तो वर्ब का दूसरा फॉर्म लेकर चलते हैं, और इससे पहले वाला सेंटेंस में हमें रियल एक्शन दिखाई देता है, और रियल एक्शन को दिखाने के लिए हम किसी भी टेंस का यूज करते हैं, हम किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं। चलते हैं इस सेंटेंस पर। लिखा हुआ है क्या चीज, ही वॉक्स। अब चलना हर कोई चल सकता है, ये अपने आप में कौन सा सिचुएशन है, तो हम बोलेंगे ये अपने आप में रियल सिचुएशन है। इसके बाद लिखा हुआ है एज इफ ही इज अ किंग, वो ऐसे चलता है मानो कि वह राजा हो, मानो कि वह राजा हो। राजा तो वो है नहीं, यहाँ पर ये कहानी अपने आप में अनरियल सिचुएशन को बता रही है, इसीलिए इज ना कहते हुए हमें क्या चीज कहना पड़ेगा बच्चे, वर कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, वर कहना पड़ेगा। ये 4, 5, 6 और 7 आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, इनको हल करके बताइएगा बच्चे, इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। 4, 5, 6, 7। ठीक है, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, बताइएगा।
आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल हैं ये सारे। चलिए, आते हैं चौथे नंबर सवाल पर। लिखा हुआ है राखी बिहेव्स एज इफ द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू हर। राखी बिहेव करती है, बिहेव करना एक कौन सा सिचुएशन है? हम बोलेंगे यह एक रियल एक्शन है, एज इफ के साथ जुड़ा हुआ है और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि राखी बिहेव्स, राखी ऐसे बिहेव करती है जैसे कि पूरा वर्ल्ड उसका हो। ठीक है, पूरा वर्ल्ड उसका हो। तो जब पूरा वर्ल्ड उसका हो ही नहीं सकता, यहाँ पर ये कहानी अपने आप में अनरियल सिचुएशन को बता रही है, इसीलिए हमें यहाँ पर वर्ब के दूसरे फॉर्म की जरूरत है। किसकी जरूरत है? वर्ब के दूसरे फॉर्म की जरूरत है। ठीक है, अब लिखा हुआ है सी विशेष दैट सी इज इन द यूएसए। वह इमेजिन करती है कि काश वह यूएसए में होती, काश वह यूएसए में होती। यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इसीलिए हमने यहाँ पर वर का यूज किया। किसका यूज किया बच्चे? वर का यूज किया, इसको हटाकर। अब कायदे से देखा जाए तो पांचवें और छठे क्वेश्चन में अंतर है। ठीक है, इस दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए। सी विश्ड, ठीक है, वह विश करती है, वह सोचती है, दैट वह इमेजिन करती है, दैट कि सी स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम मी। वो यह इमेजिन करती है कि वह मेरे से इंग्लिश पढ़ती। क्या पढ़ती? मेरे से इंग्लिश पढ़ती जब वो कॉलेज में थी, जब वो कॉलेज में थी। यहाँ पर बात क्या चल रही है? यहाँ पर बात बच्चे इमेजिनेशन की तो चल ही रही है। किसकी चल रही है? इमेजिनेशन की चल ही रही है। लेकिन यह कौन सा इमेजिनेशन है? हम बोलेंगे यह पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है। ये पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है। ठीक है, और जब पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन की बात कही जाती है बच्चे, तो हम इस कहानी में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। हम इस कहानी में हैड के साथ वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते हैं। जब इमेजिनेशन में हमें पास्ट के कोई अनफुलफिल्ड एक्शन की बात कही जाए, पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन की बात कही जाती है किसी भी सेंटेंस में, तो हम वहां पर थोड़ी सी कहानी में चेंजिंग लाते हैं और हम हैड के साथ वर्ब थ्री का यूज करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सी विश्ड, वो इमेजिन करती है कि वह जब कॉलेज में थी, वो तो कभी ना कभी कॉलेज में होगी। ये यहाँ पर हमारे पास रियल सिचुएशन, लेकिन इस रियल सिचुएशन में वो इमेजिन करती है कि जो चीज नहीं हो सकता था, उस चीज को इमेजिन करती है कि काश वो उसी समय क्या पढ़ लेती? मेरे से इंग्लिश पढ़ लेती। तो जब ये पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन का हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे पास ये सेंटेंस हमें पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन बता रहा है, तो हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है? हमें यहाँ पर हैड की जरूरत है। किसकी जरूरत है बच्चे? यहाँ पर हमें एक प्यारे से हैड की जरूरत है। सी विश्ड दैट सी हैड स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम मी व्हेन शी वाज इन हर कॉलेज। जब वो अपने कॉलेज में थी तो वो मेरे से काश इंग्लिश पढ़ लेती। ठीक है, अब बाबू यहाँ पर हम लेंस तो लगा नहीं सकते हैं सुप्रिया। अब इससे बड़ा लिखेंगे तो एक पूरे बोर्ड में हम एक सेंटेंस लिखे तुम्हारे लिए, तो ये बताओ। अब पूरे बोर्ड में अब तुम्हारे लिए खाली एक ही सेंटेंस तब पर लिखा हुआ मिलेगा। बताओ हम इस तरीके से लिखे तुम्हारे लिए। अब इससे बड़ा, इससे भी बड़ा कर दे, बताओ। कब स्थिति, चलिए, सेवंथ नंबर सवाल पे लिखा हुआ है, वुड दैट ही हेल्प्स मी व्हेन आई वाज इन नीड। ठीक है, वुड दैट ही हेल्प्स मी व्हेन आई वाज इन नीड। अब आपके लिए मैं आपके पास यहाँ पर इस हेल्प्स के बदले आप क्या लिखने का काम करिएगा? आप यहाँ पर हेल्प्ड लिखने का काम करिएगा या हैड हेल्प्ड लिखने का काम करिएगा? बस ये बताइए, आपके पास दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हेल्प्ड लिखिएगा या हैड हेल्प्ड लिखिएगा? हेल्प्ड लिखिएगा या हैड हेल्प्ड लिखिएगा?
तो अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं बच्चे, तो लिखा हुआ है वुड दैट ही हेल्प्स मी व्हेन आई वाज इन नीड। ठीक है, यहाँ पर ये कहानी क्या है, पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को बता रहा है कि जब मुझे जरूरत थी, जब मुझे जरूरत थी, उसे जरूरत तो होगी, ये अपने आप में एक रियल सिचुएशन है। ठीक है, पास्ट का एक रियल सिचुएशन है। ठीक है, जब मुझे जरूरत थी तब वो इमेजिन कर रहा है कि काश वह मेरी मदद करता। ठीक है, लेकिन वो मदद कर नहीं पाया था, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि काश उस समय वह मेरी मदद करता। पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन की बात कही जा रही है, तो हम हैड हेल्प्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे, हम हैड हेल्प्ड को चुनेंगे, ना ही हेल्प्स होगा, ना ही हेल्प्ड होगा। ठीक है, पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन के लिए हम हैड प्लस वर्ब थ्री का यूज करेंगे। बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत सुंदर राखी। प्रिया भारती थोड़ी सी आप चूक गई हैं, आरती भी आप भी चूक गई हैं। पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन के लिए हम हैड और प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास। इस कहानी में जो हमें नई चीज दिखाई दी है, वो क्या दिखाई दी है कि हमें दो अलग अलग सेंटेंसेस एज इफ या एज दो के साथ जुड़े हो सकते हैं, और इसका मतलब क्या निकल कर आता है, जानो, मानो या जैसे कि। ठीक है, तो हम इसके बाद अनरियल सिचुएशन को देखते हैं। अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ वर या फिर वर्ब टू का यूज करते हैं, और एज इफ या एज दो से पहले हमें रियल एक्शन दिखाई देता है, और इस रियल एक्शन के लिए हम किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। उसी तरीके का आपके पास 9 सवाल और है। ठीक है, बताइए और मजे उठाइए इसका। 9 और बेहतरीन सवाल आपके सामने हैं, इस ब्लैंक में आप भरने का काम करिए। पानी। बोर्ड पीडीएफ बोआ सब दिन का तो जाता है, बोर्ड पीडीएफ तो सब दिन का भेज दिया जाता है। अपलोड नहीं हो रहा है क्या? लिख क्यों नहीं पा रहे हो बच्चे? लिख क्यों नहीं पा रही हो प्रिया भारती? चलिए बच्चे, अब अगर हम इस तरीके के सेंटेंस को देखें, अगर हम इस तरीके के सेंटेंस को देखें, तो इमेजिन करने का हम अलग अलग तरीका बना सकते हैं। ठीक है, इमेजिन करने का हम अलग अलग तरीका बना सकते हैं। अगर हम इमेजिन करते हैं, तो अगर मैं आपको इमेजिन करने का एक तरीका बताऊं, तो मैं एक इमेजिनेशन दिखाता हूं आपके सामने, एक सेंटेंस बोलता हूं कि इस समय तक यह टॉपिक खत्म हो जाता। ठीक है, इस समय तक यह टॉपिक खत्म हो जाता। टॉपिक खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं, किसी किसी बच्चे के मन में आता कि इस समय तक क्या हो जाए, ये टॉपिक खत्म हो जाए। तो जब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, तो ये टाइम की बात कर रहा है, हमें इमेजिन की बात कर रहा है, हम इमेजिन कर सकते हैं। तो इस इमेजिनेशन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, कभी कभी हमारे पास लिखा हुआ होता है क्या चीज, इट इज टाइम। क्या लिखा हुआ होता है, इट इज टाइम लिखा हुआ मिल सकता है, या तो इट इज मोमेंट लिखा हुआ हमें दिखाई दे सकता है। ठीक है, इट इज टाइम या इट इज मोमेंट लिखा हुआ मिल सकता है, या तो हमें इस इट इज टाइम या मोमेंट के साथ क्या लिखा हुआ दिख सकता है, हाई लिखा हुआ दिख सकता है, या तो रफ दिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, हमें रफ दिखा हुआ मिल सकता है, इट इज हाई टाइम या इट इज हाई मोमेंट, या इट इज रफ टाइम या इट इज रफ मोमेंट लिखा हुआ हमें नजर आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम इसके बाद रीजन बताने का काम करते हैं, हम इसके बाद रीजन बताने का काम करते हैं, जो इमेजिनेशन का रीजन होता है। ठीक है, जो अब हम इमेजिनेशन का रीजन बताने का काम करते हैं, तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं,
सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करते हैं या तो वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज करते हैं। फिर से समझिए कि इमेजिन करने का एक दूसरा तरीका हमारे सामने आया। हम इट इज टाइम या इट इज मोमेंट के साथ हम इमेजिनेशन दिखा सकते हैं। कभी कभी इस टाइम या मोमेंट से पहले हाई या रफ लिखा हुआ हमें दिखाई देता है। इसके बाद जो भी हम बताने का काम करते हैं वो हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब या फिर वर्ब के दूसरे फॉर्म का ही यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं? आपके पास टाइम तो दिल दिया जा रहा है बच्चे, टाइम दिया जा रहा है, नहीं लिख पा रही हो तो कोई दिक्कत नहीं। जब क्लास खत्म हो जाए तो एक बार पॉज करके सारी कहानियों को लिख लिया कीजिएगा, और क्या दिक्कत है। पहले क्लास कर लीजिए उसके बाद लिख लीजिएगा। चलिए, इसी कहानी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। लिखा हुआ इट इज टाइम। ये जो इट इज टाइम लिखा हुआ है अपने आप में इमेजिनेशन की कहानी को बता रहा है। ये इमेजिनेशन की कहानी को यह बता रहा है, तो आगे हम सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब का यूज करते हैं या तो वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज करते हैं। इट इज टाइम, काश यह प्रोजेक्ट, काश वह अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेता। तो जब यहाँ पर इमेजिनेशन की बात हो रही है तो हम वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज करेंगे, कंप्लीटेड। हम क्या लिखेंगे बच्चे? कंप्लीटेड लिखने का काम करेंगे, ठीक है। इट इज हाई टाइम, ठीक है, इट इज हाई टाइम, इमेजिनेशन की बात चल रही है। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं? शी सोल्ड हर कार, काश वो अपना कार बेच देती, ठीक है। आगे लिखा हुआ इट इज राइट मोमेंट, ठीक है। फिर से यहाँ पर इमेजिनेशन की बात चल रही है। दिस इज राइट मोमेंट रोहन डैश इन हिज ऑफिस, का रोहन कहां पर होता? अपने ऑफिस में होता। तो बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? बी का सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब। क्या होता है बच्चे? बी का सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब। चलिए अब इस चौथे सेंटेंस पर आते हैं। चौथे सेंटेंस में लिखा हुआ है इट इज द सेकेंड टाइम। क्या लिखा हुआ है बच्चे? इट इज द सेकेंड टाइम। याद करिए अपने प्रेजेंट परफेक्ट की बातों को, याद करिए अपने प्रेजेंट परफेक्ट की बातों को। और उस प्रेजेंट परफेक्ट की बात में, कहानी में, मैंने एक कहानी आप लोगों को बताई थी कि जब भी क्या आता है बच्चे? सुपरलेटिव डिग्री। क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री या फिर कोई ऑर्डिनल नंबर निकल कर आता है किसी भी सेंटेंस में, हमें दिखाई देता है सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल नंबर हमें नजर आते हैं। तो ये अपने आप में क्या बताता है? एक कंप्लीट एक्शन को बताता है। याद करिएगा अपने प्रेजेंट परफेक्ट की बात को, और या तो परफेक्ट टेंस की बात को आप याद करने का काम करिएगा कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं? सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल नंबर देखते हैं, तो यह अपने आप में कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है। और जब कंप्लीटेड एक्शन की बात कोई भी कहानी कर रहा है, मतलब कि वो किस टेंस का है? परफेक्ट टेंस का है। किस टेंस का है बच्चे? परफेक्ट टेंस का है। तो वही कहानी हमें यहाँ पर भी नजर आ रही है कि हमें कभी कभी इट इज के साथ क्या नजर आता है? द के साथ सुपरलेटिव डिग्री नजर आ जाए, या तो हमें ऑर्डिनल नंबर लिखा हुआ नजर आ जाता है। क्या लिखा हुआ नजर आ जाता है बच्चे? ऑर्डिनल नंबर लिखा हुआ मिल जाता है किसी भी टाइम के साथ। मतलब कि टाइम इट इज, उसके बाद हमें द के साथ सुपरलेटिव डिग्री या फिर ऑर्डिनल नंबर हमें नजर आता है, और फिर हमें टाइम लिखा हुआ नजर आता है। तो हम इसके बाद क्या करते हैं? हम इसके बाद सब्जेक्ट के साथ या तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, या तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कब होगा और पास्ट परफेक्ट का यूज कब होगा? तो ये बात आपको बिल्कुल पता है। जब इस सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल नंबर से पहले आने वाला वर्ब प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। अगर इस सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल नंबर से पहले आने वाला वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो आगे पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। किसका यूज होगा? पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। तो चलते हैं इसी कहानी को हम लेकर। लिखा हुआ है इट इज द सेकेंड टाइम, ठीक है। ये रहा हमारे पास ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर से पहले यहाँ पर प्रेजेंट का वर्ब लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट के यूज करेंगे। ही हैज कम लिखने का काम करेंगे, ठीक है। पांचवें नंबर सवाल पर लिखा हुआ है इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो भी कहानी लिखी हुई है वो अपने आप में प्रेजेंट टेंस की है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस की है तो आगे आने वाला जो हमारे पास परफेक्ट होगा वो कौन सा परफेक्ट होगा? तो हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट होगा। हम बोलेंगे ही हैज हेल्प्ड। क्या बोलेंगे? ही हैज हेल्प्ड मी, ठीक है। 6 नंबर सवाल में लिखा हुआ है इट वॉज द लास्ट टाइम। ये रहा हमारे पास ऑर्डिनल नंबर। यहाँ पर जो वर्ब लिखा हुआ है वो पास्ट टेंस में लिखा हुआ है।
तो हमें आगे जो कहानी चाहिए होगी वो पास्ट परफेक्ट की चाहिए होगी, तो हम बोलेंगे शी हैड लेफ्ट। हम क्या बोलेंगे बच्चे? शी हैड लेफ्ट। ठीक है, चलते हैं 7वें नंबर पर। तो 7वें नंबर में लिखा हुआ है राजीव विशेस दैट ही डैश फाइन। राजीव इमेजिन करता है कि काश वो क्या हो, वो फाइन हो, वो क्या हो, ठीक हो। यहाँ पर वो इमेजिन कर रहा है बी का पहला सॉरी सेकेंड फॉर्म हमें क्या चाहिए होगा? वर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बच्चे? वर चाहिए होगा। अब एक बात ध्यान देने की है, क्या ध्यान देने की है बच्चे? कि जब भी इस ऊपर वाले जितने भी सेंटेंसेज हैं, ये जो ऊपर वाले जितने भी सेंटेंसेज हैं, इसमें हमें सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहां पर भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है बच्चे, यहां पर भी सब्जेक्ट, यहां पर भी सब्जेक्ट, यहां पर भी सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इस 8th नंबर सवाल में आते हैं, तो इस 8th नंबर सवाल में बच्चे हमें सब्जेक्ट का कोई भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। तो जब भी हमें कोई भी सेंटेंस में, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट का कोई नामो निशान नजर नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं? हम एक प्यारा सा टू लगाते हैं और वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? अगर हमें इस लिखे हुए इमेजिनेशन वाले सवाल में अगर हमें सब्जेक्ट नजर नहीं आता है, फिर से समझिएगा कि जब हमें इन तरीके के सेंटेंस में, इन तरीकों के सेंटेंसेस में, चाहे इस तरीके का सेंटेंस हो चाहे इस तरीके का सेंटेंस हो, अगर हमें क्या नजर नहीं आता है बच्चे? हमें सब्जेक्ट नजर नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं? वर्ब के पहले फॉर्म के साथ, सॉरी टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टू के साथ पहला फॉर्म यूज करते हैं। और ये कहानी अपने आप में आपको पता है कि इन्फिनिटिव की कहानी है। किसकी कहानी है? इन्फिनिटिव की कहानी है। तो याद रखिएगा कि जब भी हमें इन दो तरीके के सेंटेंसेस में आगे सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर नहीं आता है, तो हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। बहुत सुंदर सीमा, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर वही कहानी है कि हमें 8th नंबर सवाल में सब्जेक्ट नजर नहीं आया, हमने क्या किया? टू के साथ क्वालिफाई लिख दिया। इट इज टाइम डैश स्टार्ट, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो हम लगाएंगे प्यारा सा टू और वर्ब का पहला फॉर्म हम यहाँ पर लिख देंगे। कहानी हमारी क्या हो जाएगी? स्वाहा। क्या हो जाएगी बच्चे? स्वाहा हो जाएगी। यहाँ तक की बात बच्चे सबको क्लियर है? या सो नो में जवाब दीजिएगा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? क्लियर बच्चे? चलिए बालक एवं बालिकाओं, अगर आपकी कहानी क्लियर है तो अब इसी खूबसूरत से इमेजिनेशन के सफर को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, अब जो हमें कहानी पढ़नी है वो किसकी कहानी पढ़नी है? अदर कंडीशनल क्लाउज की कहानी पढ़नी है। ठीक है, और अलग अलग तरीके के कंडीशनल क्लाउज हो सकते हैं, अब उसकी कहानी पे हमें चलना है। ठीक है, प्यारे प्यारे मैं छोटे छोटे सवाल लिख रहा हूं आपके सामने, बस इसे देखिए और समझने का काम करिए और बताइए कि यहाँ पर क्या कहानी चल रही है। ठीक है,
फ्रेंड्स आई विल नॉट गो टू माय ऑफिस, ये माय। चलिए बच्चे, आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं। इन चारों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, समझिए और समझाने का काम करिए क्या सब चल रहा है यहाँ पर। ये कहानी आप लोगों को दिखी दिखी नजर आ रही होंगी। चलिए बच्चे, अब देखिए इस टाइप के सेंटेंस में लिखा हुआ है कि इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माय ऑफिस। ठीक है, अगर बारिश होती है, मैं देखिए आपके सामने मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ हिंदी में कि अगर बारिश होती है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर बारिश होती है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मेरे बॉस का कॉल आता है, बोलते हैं कि अगर आज नहीं आओगे तो कभी मत आना। ठीक है, मैंने क्या बोला, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस, माई बॉस कॉल्ड मी एंड सेड इफ नॉट टूडे देन नेवर कम। ठीक है, इफ नॉट टूडे देन नेवर कम। ठीक है, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। मतलब कि यहाँ पर जो कहानी है इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, जबरदस्ती आगे हमें ऑफिस जाना पड़ रहा है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन वाला हमें क्या दिखाई दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन वाली कहानी हमें यहाँ पर चल रही है। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ तक की तो बात हमारे पास सही है, यहाँ तक की बात तो हमारे पास सही है। चलिए इस कहानी को हम लोग बाद में देखेंगे कि इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माय ऑफिस। यहाँ की कहानी को बाद में देखेंगे। मैं थोड़ा सा इस सेंटेंस को चेंज करता हूँ, अभी के लिए मैं थोड़ा सा इस सेंटेंस को चेंज करता हूँ। के बाद हम उस कहानी पर आएंगे। किस कहानी पर आएंगे, क्या बोलते हैं, ऑफिस वाली कहानी पर आएंगे। पहले थोड़ा सा इस सेंटेंस को, इस 4 सेंटेंसेस को डील कर ले, उसके बाद हम ऑफिस वाली कहानी पर आएंगे। जब बारिश होगी और ऑफिस में जाऊं या ना जाऊं उस कहानी पर आएंगे। लिखा हुआ है इफ इट रेन्स, यहाँ पर ये कंडीशन बताया गया है किसमें, ये जो हमारा कंडीशन है, एक सेकेंड, ये जो बच्चे हमारे पास कंडीशन है वो बताया गया है हमारा किसमें, हमारा प्रेजेंट टेंस में कंडीशन बताया गया है। और इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर हमारे पास किसमें बताया गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया गया है। बिल्कुल सही बात है, हमने यही कहानी सीखा है। हमने अभी तक यही कहानी सीखा है कि हम इफ के साथ क्या बताने का काम करते हैं, कंडीशन बताने का काम करते हैं। और कंडीशन जब प्रेजेंट टेंस में हो, किसमें हो बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो हम इसका जो रिजल्ट बताते हैं वो रिजल्ट किसके साथ बताते हैं बच्चे,
फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ बताते हैं। किसके साथ बताते हैं बच्चे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ बताते हैं। जब हम इस सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है? इफ वी बॉयल वाटर, अगर हम वाटर बॉयल करते हैं तो यह इवोपरेट हो जाएगा। ये कहानी अपने आप में क्या है? ये कहानी अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये अब कहानी अपने आप में क्या है बच्चे? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, जब ये कहानी यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चे अपने आप में, तो हमें कहानी का पता चलता है कि जब हम इफ के साथ कंडीशन, कंडीशन के साथ रिजल्ट हम इस तरीके से बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो ये दोनों कहानी जुड़कर हमें कभी-कभी क्या देती है? यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ बनाकर देती है। क्या बनाकर देती है? यूनिवर्सल ट्रूथ बनाकर देती है। और हमें पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ अलग-अलग तरीके का हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, ठीक है? उसके बाद साइकोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है? उसके बाद क्या हो सकता है? मैथमेटिकल हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है? फिलोसॉफिकल फैक्ट हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें हमें बनाकर देता है कौन चीज? जब हम इफ के साथ कंडीशन और रिजल्ट बनाकर इस तरीके से देते हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़कर यूनिवर्सल ट्रुथ का हमें क्या दे रहा है? आंसर दे रहा है, बनाकर दे रहा है। तो जब हमारे पास ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम यूनिवर्सल ट्रुथ को हम किस तरीके से जानते हैं? टाइमलेस कंडीशन के तरीके से जानते हैं। जब टाइमलेस स्टेटमेंट हमारे सामने आता है तो हटाइए फ्यूचर इंडेफिनिट, हम किस टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। और इस तरीके के कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो कंडीशन कहने का काम करते हैं। क्या कहने का काम करते हैं? जीरो कंडीशन कहने का काम करते हैं। जब हमारे पास इस तरीके का क्या लिखा हुआ होता है? स्ट्रक्चर लिखा हुआ होता है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर कभी-कभी यूनिवर्सल ट्रुथ का क्या देता है? आंसर देता है। जब यूनिवर्सल ट्रुथ बनाकर ये देता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ अपने आप में टाइमलेस स्टेटमेंट को बताता है। और टाइमलेस स्टेटमेंट के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। देखिए बच्चे, सुप्रिया कुमारी फिर से देखिए, कभी-कभी हमें यह पता है कि हम इफ के साथ कंडीशन बताते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट बताने का काम करते हैं, ठीक है? ये बात सबको पता है। जब हम इफ के साथ कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, तो हमें रिजल्ट किसमें बताना होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताना होता है। कभी-कभी इस तरीके के स्ट्रक्चर हमें क्या नजर आते हैं? ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या नजर आते हैं हमें? यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाई देने लगता है। कभी-कभी ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर कौन सा सेंटेंस बना देता है? यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस बना देता है। देखिए यहाँ पर ये रहा हमारे पास इफ वी बॉयल वाटर, हमारे पास कंडीशन लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों अपने आप में कौन सा स्टेटमेंट बना रहा है? तो यूनिवर्सल ट्रुथ का स्टेटमेंट बना रहा है। जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ के स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमें एक बात याद आती है टेंस की, कि यूनिवर्सल ट्रुथ एक टाइमलेस स्टेटमेंट होता है। कौन सा स्टेटमेंट होता है? टाइमलेस स्टेटमेंट होता है। और टाइमलेस स्टेटमेंट को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बता ही नहीं सकते हैं। टाइमलेस स्टेटमेंट को हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताने का काम करते हैं। इसीलिए इसका नाम होता है जीरो कंडीशन। जब भी हमारे पास इस तरीके का सेंटेंस आए, हटाइए इस फ्यूचर इंडेफिनिट को और बनाइए इसे भी क्या चीज? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बनाइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ वी हैव अ कैट इट विल लव यू बैक, बिहेव वाला सिचुएशन है, विल को हटाइए और क्या लगाइए? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए। इफ यू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन दे विल नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है? हटाइए इस विल को और लगाइए यहाँ पर ये दे नेवर इंटरसेक्ट, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। इफ यू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन दे नेवर इंटरसेक्ट, यहाँ पर दोनों कहानी अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगी। यहाँ पर दोनों की दोनों कहानी किसमें होगी बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगी। अब बात क्लियर है? बात क्लियर है बच्चे? समझ में आई बात यहाँ तक की? बातें क्लियर है? राखी, अगर बायो वाले टीचर का आपको समझ नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं इसमें?
बोलिए बढ़िया तरीके से समझाने के लिए, मतलब कि लिखने के लिए बढ़िया तरीके से। चलिए, कहानी समझ में आ रही है तो कुछ और छोटे-मोटे सवाल हैं आपके सामने, ध्यान से देखिए और बताइए। अब थोड़ा-सा हम उस कहानी पर आएँगे जिस कहानी में हमने बारिश की बात की थी। वहाँ पर ये कहानी अगर मैं बताने लगता, तो आप लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते, ठीक है? आपके सामने 4 बेहतरीन सवाल, इन चारों सवालों को ध्यान से पढ़िए और समझाने का काम करिए कि यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है। बायो वाले सर का नाम? बढ़िया सुप्रिया, ठीक, 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 बात करते हैं। चलिए बच्चे, अब थोड़ा-सा इस कंडीशन को समझते हैं। लिखा हुआ है इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माय ऑफिस। अभी मैंने इस कहानी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा-सा गलत टाइम था उसको समझाने का। अब थोड़ा-सा सही टाइम आया है ये समझने का। दिमाग लगाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मैंने बोला कि इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माय ऑफिस। अगर बारिश होती है तो मैं अपने ऑफिस नहीं जाऊँगा, ठीक है? तभी मेरे बॉस का कॉल आता है और मेरे बॉस बोलते हैं कि अगर आज नहीं आओगे तो कभी मत आना, ठीक है? मेरे बॉस ने क्या किया, कॉल किया और बोला कि अगर आज नहीं तो कभी नहीं, ठीक है? इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माय ऑफिस, माय बॉस कॉल्ड एंड सेड इफ नॉट टुडे देन नेवर, ठीक है? बात यहाँ पर हुई, तो हमें एक बात का पता चला कि इस तरीके के कंडीशन को बताने के लिए अलग-अलग तरीके के रिजल्ट हो सकते हैं। सुनने का काम करिएगा। अगर बारिश होती है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। दूसरा मैंने बोला अगर बारिश होती है तो मैं पकौड़े खाऊँगा। तीसरी बात हो सकती है कि अगर बारिश होती है तो मैं बाहर घूमने जाऊँगा। अगर बारिश होती है तो मैं किसी को घर पे बुलाऊँगा। तो मतलब यहाँ पर ये पता चलता है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर कुछ भी हो सकता है, बारिश तो हो जाने दीजिए। मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी हम कंडीशन के साथ रिजल्ट बताने का काम करते हैं, ठीक है? जब भी बच्चे हम कंडीशन के साथ क्या बताने का काम करते हैं, रिजल्ट बताने का काम करते हैं, तो रिजल्ट हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मूड के ऊपर डिपेंड करता है। रिजल्ट जो होता है बच्चे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे? मूड के ऊपर
डिपेंड करता है। और जो ये मूड को बताने वाले शब्द होते हैं, इसी को हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे? मॉडल ऑक्सिलरी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि हमें क्या नजर आ रहा है बच्चे। हम क्या बताने का काम करते हैं? तो हम बताने का काम करते हैं इफ के साथ कंडीशन। क्या बताने का काम करते हैं बच्चे? इफ के साथ कंडीशन बताने का काम करते हैं। और जो बच्चा हम रिजल्ट बताते हैं, हम जो रिजल्ट बताते हैं, वो रिजल्ट हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और इस मूड को बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी। क्या कहते हैं हम इसे? मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलरी अलग अलग तरीके का हो सकता है, मूड हमारा अलग अलग तरीके का हो सकता है। अगर बच्चे हम किसी को क्या देना चाह रहे हैं? अगर हम किसी को परमिशन देना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं बच्चे? परमिशन देना चाह रहे हैं, तो हम परमिशन किस चीज से दे सकते हैं? तो परमिशन देने के लिए हम कैन कैन या फिर मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैन या फिर मे का यूज करते हैं। अगर किसी को बच्चे हमें सजेशन देना हो, क्या देना हो? सजेशन देना हो। हमें किसी को क्या देना हो बच्चे? अगर हमें किसी को सजेशन देना हो, अगर हमें किसी को सजेशन देना हो, तो हम किसका यूज करेंगे बच्चे? हम शुड का यूज करेंगे। परमिशन के लिए कैन या मे का यूज होता है। सजेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। अगर किसी को ऑब्लिगेशन बताना हो, या तो किसी का क्या बताना हो? ड्यूटी बताना हो। क्या बताना हो? किसी को ड्यूटी बताना हो या फिर उसका ऑब्लिगेशन बताना हो, तो हम उसके लिए हैज या फिर हैव टू का यूज करते हैं। हैज टू या फिर हैव टू का यूज हम उसके साथ करते हैं। और अगर कोई बात बहुत ज्यादा जरूरी हो, मोर नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो हम उसके लिए क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे? मस्ट का यूज करते हैं। किस किस का यूज करते हैं बच्चे? हम उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम रिजल्ट शैल, विल या फिर वुड के साथ बताएं। शैल, विल या वुड के साथ ही हम रिजल्ट बताने का काम करें। हम इन तरीकों से भी रिजल्ट बता सकते हैं। हम इन तरीकों से भी क्या कर सकते हैं बच्चे? रिजल्ट बता सकते हैं। अगर हमें आगे नजर आ रहा है कि आगे किसी को परमिशन दिया जा रहा है, तो हम कैन या मे का यूज कर सकते हैं। हमें ये नजर आ रहा है कि आगे किसी को सजेशन दिया जा रहा है, हम शुड का भी यूज कर सकते हैं। किसी को ड्यूटी बताई जा रही है, तो हम हैज टू या फिर हैव टू का यूज कर सकते हैं। या तो किसी को बहुत जरूरत वाली चीजें बताई जा रही हैं, तो आप वहां पर मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह शैल, विल या फिर वुड का ही यूज करें। चलते हैं इसी कहानी से आगे। लिखा हुआ है इफ यू फील फीवर। अगर तुम्हें क्या फील हो रहा है? फीवर फील हो रहा है, तो यू विल कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, तुम्हें कहां पर कंसल्ट कर लेना चाहिए? तो तुम्हें कहां पर कंसल्ट कर लेना चाहिए बच्चे? तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो जब यहाँ पर कंसल्टेंसी की बात आ रही है, तो उसे क्या दिया जा रहा है? एक नेसेसरी सजेशन दिया जा रहा है। जब मोर नेसेसरी की बात आती है, तो हमें यहाँ पर विल ना कहकर हम मस्ट का यूज करेंगे, तो बहुत ज्यादा सटीक होगा। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, तुम्हें अवश्य ही किसके पास चले जाना चाहिए? डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। इफ सी नीड्स माई कार। अगर उसे मेरी कार की जरूरत है, तो वो उसे ले ले। ठीक है, वो उसे ले ले, तो वो उसे ले सकती है। यहाँ पर या तो आप कैन का यूज कर लीजिए, या तो आप मे का यूज कर लीजिए। उसे परमिशन दिया जा रहा है। ठीक है, परमिशन के लिए हम कैन या मे का यूज कर सकते हैं। इफ करण ज्वाइंस आर्मी। अगर करण ज्वाइन करता है आर्मी को, तो वो डिसिप्लिन में रहेगा। तो जब ड्यूटी बताने की बात आती है, तो ड्यूटी हम कैसे बताते हैं? हैज टू के साथ बताते हैं। ही के साथ हैज लगता है, इसीलिए हमने हैज टू का यूज किया है। इफ करण ज्वाइंस आर्मी, ही हैज टू लिव इन डिसिप्लिन। तो जरूरी नहीं है कि शैल, विल या फिर वुड के साथ ही हम लोग क्या चीज को बनाएं? हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट को बताएं। जरूरी ये बात नहीं है। हम जहां पर जो चीज देखेंगे, रिजल्ट मूड के हिसाब से भी बन सकता है। तो जहां पर मूड वाले हमारे पास सेक्शन आएंगे, तो हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करके हम अपना रिजल्ट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं बच्चे? रिजल्ट बता सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर है बच्चे यहां तक की बात? बहुत सुंदर। चलिए, क्लियर है। तो थोड़ी सी और आगे कहानी तफ्तीश में लाई जाए, और इस कहानी में हमें कुछ और सेंटेंसेस देखने हैं। क्या देखने हैं?
हाँ। आपके सामने 4 सवाल हैं, उन चारों सवालों को देखिए और समझिए क्या सब कहानी चल रही है यहाँ पर। चलिए बच्चे, लिखा हुआ है पहले सेंटेंस में इफ यू गो टू मार्केट, कंडीशन लिखा हुआ है, कंडीशन लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम आगे रिजल्ट की ओर जाते हैं तो रिजल्ट में हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, वर्ब का पहला फॉर्म और इसके बाद ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। वर्ब के पहले फॉर्म के साथ जब हम ऑब्जेक्ट लिखने का काम करते हैं बच्चे, तो यह कौन सा सेंटेंस होता है, बस ये बताने का काम करिए। वर्ब के पहले फॉर्म के साथ हम अगर ऑब्जेक्ट लिखने का काम करते हैं तो हमें यह कौन सा सेंटेंस के बारे में बताता है, बताने का काम करिए। तो ये कौन सा सेंटेंस होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा सेंटेंस होता है? चलिए इसकी थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। हमें देखिए एक बात का जानकारी है, हमें क्या एक बात की जानकारी है कि हम इफ के साथ क्या बताने का काम करते हैं बच्चे, कंडीशन बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं बच्चे, हम कंडीशन बताने का काम करते हैं। और आगे हमें क्या नजर आता है, रिजल्ट नजर आता है। आगे हम क्या बताने का काम करते हैं, रिजल्ट बताने का काम करते हैं। और जो रिजल्ट होता है वो हम मूड के हिसाब से बताते हैं। ठीक है, मूड के हिसाब से हम क्या बताते हैं बच्चे, रिजल्ट बताने का काम करते हैं। ये बात तो आपको पता चल गई है कि हम मूड के हिसाब से क्या बताते हैं बच्चे, रिजल्ट बताते हैं। लेकिन कभी-कभी इस रिजल्ट वाले सेक्शन में हमें वर्ब का पहला फॉर्म नजर आ जाता है, या तो डू नॉट के साथ, या तो डू नॉट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म नजर आता है।
डू नॉट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म नजर आता है, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट नजर आता है। तो जब वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट नजर आता है तो हम इस तरीके के सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इंपरेटिव सेंटेंस हम इसे कहने का काम करते हैं। क्या कहने का काम करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहने का काम करते हैं। ठीक है, वर्ब के पहले फॉर्म के साथ अगर हमें ऑब्जेक्ट नजर आता है तो हम इस तरीके के सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एक बात तो हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है कि जब भी हम रिजल्ट बताने का काम करते हैं तो हमें रिजल्ट बताने में हमें क्या चीज की जरूरत होती है, मूड के हिसाब से रिजल्ट बताते हैं, और मूड को बताने के लिए हमें मॉडल ऑक्सिलरी की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम इस कंडीशन वाले सेक्शन में आते हैं। इफ के साथ सब्जेक्ट जो जो होता है, इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या जोड़ देते हैं, शुड को जोड़ देते हैं। क्या चीज को जोड़ देते हैं बच्चे, शुड को जोड़ देते हैं, और शुड के बाद हम वर्ब के पहले फॉर्म को ही लिखने का काम करते हैं। फिर से समझिए कि अगर हमारे पास कंडीशन के बाद जो रिजल्ट लिखा हुआ मिलेगा, उस रिजल्ट में जो शुरुआत होगा उस रिजल्ट का, वो वर्ब के पहले फॉर्म के साथ हो, वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिले, या तो डू नॉट के साथ वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिले, तो यह कहानी अपने आप में इंपरेटिव सेंटेंस को बयां करती है। तो अगर रिजल्ट में इंपरेटिव सेंटेंस हमें लिखा हुआ मिलता है, तो रिजल्ट अगर इंपरेटिव सेंटेंस में है तो हमें पता है कि रिजल्ट हमें मूड के हिसाब से देना होता है, मूड के हिसाब से कोई रिजल्ट आता है। तो जब मूड वहां पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसीलिए हम रिवर्स में आते हैं और कंडीशन बताने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ शुड जोड़ते हैं और आगे वर्ब वन को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, शुड के साथ वर्ब वन को यूज करते हैं। तो आते हैं, लिखा हुआ है इफ यू गो टू मार्केट, यहाँ पर वर्ब के साथ पहला फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जब वर्ब के साथ पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, हटाइए इस कहानी को, हटाइए इस कहानी को, और हमें क्या लिखना है, यू शुड गो। हमें क्या लिखना है, यू शुड गो टू मार्केट। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है इफ सी कम लेट। ठीक है, यहाँ पर वैसे होता चाहिए इफ सी कम्स लेट सेंड हर टू द प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर हटाइए इस कहानी को, यहाँ पर वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सी के साथ शुड लगाना है, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। इफ सी शुड कम लेट, अगर वो लेट से आती है तो उसे कहां पर भेज दो, प्रिंसिपल के पास भेज दो। ठीक है, तीसरी कहानी लिखी हुई है इफ राज मिसबिहेव्स अगेन डू नॉट स्कॉल्ड हिम। डू नॉट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे ही मैंने देखा रिजल्ट में, वैसे ही हमने सब्जेक्ट के साथ शुड को जोड़ा, और आगे हम लोगों ने किसको जोड़ा, हमने जोड़ा वर्ब के पहले फॉर्म को। किसको जोड़ा, वर्ब के पहले फॉर्म को। इफ राज शुड बिहेव अगेन डू नॉट कॉल्ड हिम। ठीक है, अगर फिर से राज मिसबिहेव करता है तो उसे डांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ सारीन कैंसल्स द प्रोजेक्ट कंप्लीट इट योरसेल्फ। यहाँ पर फिर से इंपरेटिव सेंटेंस दिखाई दिया, तो हमें क्या चीज की जरूरत है, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है। किसके साथ फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है। इज दैट क्लियर बड़ी, क्या सारी कहानी क्लियर है, क्या सारी कहानी क्लियर है। तो थोड़ा सा इसके इन्वर्जन की कहानी को देख लीजिए। ये कहानी में इन्वर्जन भी आता है। तो इन्वर्जन हमें पता है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा वो किसको मुक्का मारेगा, इस इफ को मुक्का मारेगा। तो जब हम इसके इन्वर्जन की बात करते हैं बच्चे, तो इन्वर्जन कैसे होगा, तो इन्वर्जन, ये जो हमारा शुड है वो किसको मुक्का मारेगा, इफ को मुक्का मारेगा। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास शुड, शुड के बाद आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, इसके बाद आ गया वर्ब का पहला फॉर्म। आगे की कहानी जैसे लिखी हुई है वो वैसे ही चलेगी, आगे की कहानी जैसे लिखी हुई है वो वैसे ही चलेगी। कैसे चलेगी, आगे हमें इंपरेटिव सेंटेंस लिख देना है, जो भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा वो हमें आगे लिख देना है। तो ये रहा इसका इन्वर्जन, शुड के साथ शुरू होगा। ठीक है, चलिए बच्चा, यहाँ तक की कहानी बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है। तो आज की कहानी यहीं तक रहेगी। कल की कहानी में हम लोग इस चैप्टर को, इस टॉपिक को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस की कहानी
संभवतः कल समाप्त हो जानी चाहिए। आप लोग इसे बहुत बेहतरीन ढंग से रिवीजन करिएगा। आप लोग देखते होंगे कि जितनी कहानी अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखी है, वो सारी की सारी कहानियाँ आप लोगों के टेस्ट में दी जा रही हैं और टेस्ट में वही सारे क्वेश्चन्स हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में बार-बार पूछे गए हैं, ठीक है? और आगे आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है? उसमें आपको वो बेहतरीन ढंग से मदद करेगा। मैं आपको सॉल्यूशन जब करवाता हूँ, तो मैं आप लोगों को उस क्लास के बारे में भी बताता हूँ, जिस क्लास में मैं उन सारे सेंटेंसेस का ज़िक्र किया हुआ हूँ, ठीक है? बहुत बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया हुआ है, कल आया था प्रीपोज़िशन वाली कहानी, उसके बाद टेंसेस की कहानी भी आती है, तो वो सारी कहानी आप लोगों को बताई गई है। आप लोग फिर भी कुछ-कुछ गलती करते हैं, उस गलती का बस एक ही कारण है कि आप लोगों ने रिवीज़न नहीं कर रखा है, ठीक है? रिवीज़न अगर बेहतरीन ढंग से होता है, तो आप उस 15 के 15 सवालों को क्या करिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से बनाने का काम करिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत-बहुत आभार बच्चे। जय हिंद।